तो आ गए हैं आपके लिए पोम्स का भी वन शॉट लेके। सारे पोम्स को पढ़ेंगे, समझेंगे और उनकी पोएट्री डिवाइसेस भी देखेंगे और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे। रेडी हो ना? शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, अभी तक जिन्होंने मोमेंट्स का या फिर बिहाइव का नहीं देखा है वन शॉट, तो वो लोग जाके देख लो। कुछ बच्चे कल कमेंट्स कर रहे थे कि मोमेंट्स का लेके आओ, मोमेंट्स का। तो भाई दोनों ही बुक्स की स्टोरी जो है वो कवर हो गए हैं और आज हम पोम्स देखेंगे। चलो तो शुरू करते हैं। यार कभी कभी ना हम लाइफ के उस मोड़ पे पहुंच जाते हैं जहां हमें किसी दो चीज में से एक चीज को चुनना होता है और हम उस समय काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, ये चुने या ये चुने, हमें कुछ समझ में नहीं आता है। तो आज की पोम इसी बात पर है। पोम का नाम है द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट यार मुझे काफी ज्यादा अच्छे पोएट लगते हैं क्योंकि वो ना यार एक बहुत ही मीनिंगफुल बातें करते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोम तुम्हें क्लास 10th में, क्लास 11th में, क्लास 12th में भी देखने को मिलेगी क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा शानदार पोम लिखते हैं यार। तो चलो पोम को पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जिंदगी में जब वो मोड़ आया तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कौन सा रास्ता चुना। रॉबर्ट फ्रॉस्ट बता रहे हैं कि ऑटम का महीना था और वो जंगल में ट्रेवल कर रहे थे और तभी अचानक से उनके सामने दो रास्ते आ जाते हैं। एक रास्ता वो था जिस पर काफी सारे लोग चलते हैं और एक रास्ता वो था जिस पर काफी कम लोगों ने ट्रेवल किया होता है। उस जगह पर खड़े होकर रॉबर्ट फ्रॉस्ट कुछ देर के लिए सोचते हैं और कहते हैं अपने आप से कि यार मैं दोनों रास्ते पे तो नहीं चल सकता हूँ, किसी एक रास्ते को मुझे चुनना होगा। वो दोनों रास्ते को बहुत दूर तक देखते हैं, जहां तक वो रास्ता जा रहा है वहां तक उस रास्ते को देखते हैं। वो उस रास्ते को वहां तक देखते हैं जहां तक उनकी नजरें जा रही होती है क्योंकि आगे चलकर वो रास्ता मुड़ रहा होता है। कुछ प्लान्स, कुछ झाड़ियां होगी जिसके कारण उन्हें वो आगे दिख नहीं रहा था। हमारे लाइफ में भी कभी कभी ऐसा समय आता है जब हमें डिसीजन लेना होता है, हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमें कौन सा पाथ चुनना है, हमें कौन सा रास्ता चुनना है। और उस समय हम भी उन दोनों रास्तों का डिसएडवांटेज और एडवांटेज निकालते हैं। हम देखते हैं कि अगर मैं इस रास्ते पे चलता हूं तो मुझे क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। फिर हम दूसरे रास्ते के बारे में कंपेयर करते हैं कि इस रास्ते पे चलने से मुझे क्या फायदा होगा और इस रास्ते पे क्या नुकसान है मुझे। ये सारी चीजें हम लोग करते हैं ना यार। तो वैसा ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी अपने दिमाग में ये कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि कौन सा रास्ता अच्छा है, कौन सा रास्ता खराब है, कौन सा एडवेंचरस रास्ता है और कौन सा वो रास्ता है जिस पर काफी सारे लोग चल रहे हैं। येलो वुड, इससे हमें ये पता चलता है कि वो जो मौसम था वो ऑटम का मौसम था। मतलब जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट जंगल में चल रहे थे ना तो उस टाइम में ऑटम का मौसम था। आगे वो बताते हैं कि वो दूसरा रास्ता चुन लेते हैं क्योंकि उस समय पे वो रास्ता उन्हें फेयर लग रहा था, उस समय पे वो रास्ता उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि वो रास्ता ग्रासी था। मतलब उस रास्ते पर काफी कम लोगों ने ट्रेवल किया होता है। तो वो सोचते हैं कि ये रास्ता बहुत ही एडवेंचरस होगा तो मुझे ये रास्ता चुनना चाहिए। वो एक डिसीजन लेते हैं। हम भी अपने लाइफ में डिसीजन लेते हैं। जब हम दोनों का एडवांटेज और डिसएडवांटेज निकाल लेते हैं तब हमें लगता है कि नहीं यार ये मेरे लिए बेटर है तो मुझे ये रास्ता चुनना चाहिए, मुझे इस रास्ते पे चलना चाहिए। वो दूसरा रास्ता चुन तो लेते हैं लेकिन वो अभी भी सेटिस्फाई नहीं थे अपने डिसीजन से। उनको लग रहा था कि हो सकता है कि यार दोनों रास्ता सेम हो और मैंने एक गलत रास्ता चुन लिया है। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज सा थे क्योंकि उस दिन मॉर्निंग में दोनों रास्ता एक जैसा दिख रहा था। दोनों ही रास्ते पे यार पत्ते गिरे हुए थे, ग्रासी था हल्का हल्का, एक थोड़ा ज्यादा लग रहा था ग्रासी और एक थोड़ा कम ग्रासी था। मतलब एक पे ज्यादा लोग ट्रेवल किए होंगे और एक पे कम किए होंगे। मतलब बहुत ही ज्यादा मुश्किल था उन दोनों रास्तों में से किसी एक रास्ते को चुनना। हमारे लाइफ में भी कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम दोनों में से किसी एक को चुनने में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब हमें ऐसा लगता है ना कि यार अगर मैं ये चुनूंगा ना तो ये छूट जाएगा और ये चुनूंगा तो ये छूट जाएगा। समझ में नहीं आता कि क्या चुने। फिर हम जाते हैं अपने दोस्तों से पूछते हैं कि भाई यार बता दे मुझे ये करना चाहिए या ये करना चाहिए। अपनी फैमिली का हेल्प लेते हैं, माँ बाप से पूछते हैं और कुछ लोग तो बस सिक्का उड़ाते हैं और हेड और टेल करते हैं कि हाँ हेड आया तो ये लूंगा, टेल आया तो ये लूंगा। आखिरकार वो दूसरा रास्ता चुन लेते हैं और पहले रास्ते को छोड़ देते हैं ये कहकर कि कभी और आऊंगा तो इस रास्ते से चला जाऊंगा। मतलब एक रास्ता चुन लिया और फिर कहते हैं ठीक है कभी आएंगे बाद में तो इस रास्ते से चलेंगे, अभी तो इस रास्ते से चलो। लेकिन कहीं ना कहीं उनको इस बात का अंदाजा था कि अगर मैं आज ये रास्ता चुन लेता हूँ, सेकंड वाला रास्ता चुनता हूँ, तो हो सकता है कि आगे चलकर ये रास्ता किसी और रास्ते से मिल जाएगा, फिर वो रास्ता किसी और रास्ते से मिल जाएगा और फिर वो किसी और से, और ऐसे ही करते करते मैं कहीं और पहुंच जाऊंगा और अपने जीवन में कभी भी वापस में इस जगह पर नहीं आ पाऊंगा। उनको इस बात का अंदाजा था कि अगर मैं आज एक रास्ता चुन लेता हूँ तो हो सकता है कि जीवन में कभी भी मैं इस दूसरे रास्ते को ना चुन पाऊँ। फिर वो बताते हैं कि हाँ ठीक है जो होगा देख लेंगे, आगे चलकर मैं एक लंबी सांस लूंगा और अपने बच्चों को बताऊंगा कि हाँ मैंने ये रास्ता चुना था और ये रास्ता चुनने से आज देखो मेरे जीवन में ये हो गया है। मतलब काफी समय बाद जब उनकी एज हो जाएगी तो वो अपने बच्चों को सुनाएंगे कि मेरे सामने दो रास्ते आए थे तो मैंने उसमें से एक रास्ता चुना जिस पर काफी कम लोगों ने ट्रेवल किया था और आज उसी कारण मैं इस जगह पर हूँ। जो भी हूँ मैं उस रास्ते को चुनने की वजह से हूँ। हो सकता था कि अगर मैं दूसरा रास्ता चुनता तो मैं कहीं और होता और आज कुछ और होता। देखो हर किसी के लाइफ में ये सिचुएशन, ये टाइम आता है। तुम्हारे लाइफ में भी आएगा जब तुम 10th पास आउट हो जाओगे तो तुम्हें भी चुनना पड़ेगा। तुम्हारे पास तो तीन रास्ते होंगे कि मुझे साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है या कॉमर्स लेना है। उस टाइम पर तुम भी बहुत दूर दूर तक सोचोगे कि यार साइंस लूंगा तो यह बन जाऊंगा, वो बन जाऊंगा, IIT क्रैक करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। कॉमर्स लूंगा तो भाई CA वगैरह बनूंगा, आर्ट्स लूंगा तो ये करूंगा। मतलब उस टाइम पर तुम जितना सोच सकते हो उतना सोचोगे, तुम जितने एडवांटेज और डिसएडवांटेज निकाल सकते हो उतना निकालोगे और फिर जाकर तुम किसी एक रास्ते पे चलोगे, कोई एक डिसीजन लोगे कि हाँ चलो मैं जाकर साइंस ले लूंगा और फिर साइंस लेकर आगे चल के IIT वगैरह क्रैक करूंगा। मेरी भी लाइफ में ऐसा समय आया है जहां मुझे दो चीजों में से किसी एक चीज को चुनना होता है और जरूरी नहीं है कि वही चीज चुनो जो सारे लोग चुन रहे हैं। भेड़ चाल में मत चलो, अपनी बुद्धि लगाओ और थोड़ा अलग करने की कोशिश करो। अब ये जरूरी तो नहीं है कि अगर सारे बच्चे साइंस ले रहे हैं, IIT वगैरह क्रैक कर रहे हैं तो मैं भी वही करूँ। हाँ यार मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता तो क्या मैं कुछ और कर सकता हूँ, करने को काफी सारे काम है। मैं तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि भाई पढ़ना लिखना छोड़ दे, इससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन हाँ मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ वही करो जो शर्मा जी का लौंडा कर रहा है। यार बगल में राजू का लौंडा है उसको देखो, पिंटू का बेटा है उसको देखो, प्रमोद का बेटा है उसको देखो, सिर्फ शर्मा जी का लौंडे को क्यों देख रहे हो?
और अब इसके पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। सबसे पहला है मेटाफोर। इसमें जो टू रोड्स है ना, वो लाइफ के दो चॉइसेस के बारे में बता रही है। दूसरा है सिंबोलिज्म। रोड जो है वो लाइफ के चॉइसेस को सिंबलाइज कर रही है। येलो वुड जो है वो लाइफ के मैच्योर स्टेज को सिंबलाइज कर रही है और अंडरग्रोथ फ्यूचर के अनसर्टेनिटी को सिंबलाइज कर रही है। थर्ड है हमारा लिटरेशन। उसके एग्जांपल है वांटेड वियर, फर्स्ट फोर, और इसका राइमिंग स्कीम है ABAAB। और इसमें रेपिटेशन और पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है। रेपिटेशन का एग्जांपल ये है क्योंकि पोएट जो है वो दोनों रास्तों पर नहीं चल सकते हैं, इस चीज को उन्होंने बार बार रिपीट किया है। और पर्सोनिफिकेशन का एग्जांपल ये है। तो बस यहीं पर हो गया हमारा ये पोएम खत्म। और अब इसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, एक बात और, आप में से कितने लोग हो जो ये चाहते हो कि मैं एक पोएट्रिक डिवाइस के ऊपर स्पेसिफिक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको पोएट्रिक डिवाइस कैसे पहचानते हैं वो सिखाऊं, ताकि आप रट्टा मारने की जगह पे पहचानना सीख जाओ। जल्दी बताओ। ओके ठीक है, चलो अभी तो फिलहाल इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लो और फिर दूसरा पोएम जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विंड पोम के बारे में, जिसे लिखने वाले शख्स का नाम है सुब्रमण्या भारती। ये पोएम यार ओरिजिनली तमिल में लिखा गया था, लेकिन फिर बाद में A.K. रामानुजन ने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। और इन्हीं भाई साहब का देन है कि आज हम इस विंड पोम को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अगर ये तमिल में लिखी होती तो हमें कुछ समझ में ही नहीं आता। मजाक को साइड में रखते हैं और सीरियस बातों पे आते हैं। विंड को ना यार यहाँ पर प्रॉब्लम से रिलेट किया गया है। विंड इज इक्वल टू प्रॉब्लम। वो कैसे, वो तुम्हें आगे पता चलेगा। पोएट कहते हैं कि ए हवा तू बहुत धीरे से आना, बहुत ही सॉफ्टली आना, किसी भी विंडोज को झंझोरना मत, जो पेपर रखे हैं उसे फरफराना मत, जो बुक्स रखी है उसे गिराना मत। पोएट ये सारी चीज विंड से कह रहे हैं, हवा से कह रहे हैं कि तू धीरे से आना, ठीक है। लेकिन यार हवा तो अपनी मनमौजी करती है, उसको जो दिल में आता है वो करती है। पोएट की बातें नहीं सुनती, वो बहुत तेजी से आती है। अब देख, जब तू तेज आई तो तूने क्या किया, तूने सारे चीजों को गिरा दिया, जो बुक्स में पेपर थे उन सबको तूने फाड़ दिया। जब तू तेज आई तो साथ साथ तू बारिश भी लेकर आई। ए हवा तू ना बहुत चालाक है, तू कमजोर चीजों का ना मजाक बनाती है। वीकलिंग्स का मतलब है वीक थिंग्स, जो कमजोर चीजें होती है ना वो। तू तेज आई तो तेरे आने की वजह से जितने भी कमजोर चीज थे वो टूट गए, जितने भी कमजोर घर थे वो टूट गए, जो दरवाजे कमजोर थे वो सारे टूट गए, जो पिलर्स थे वो ढह गए, लकड़ियां टूट गई, जो बॉडीज थी, जो कमजोर बॉडीज थी, बॉडी का मतलब यार इंसान का बॉडी, जो कमजोर व्यक्ति थे वो भी टूट गए। हवा की वजह से कमजोर व्यक्ति कैसे टूट सकता है? हवा इज इक्वल टू प्रॉब्लम, मैंने तुमको शुरू में कहा था। पोएट का यहाँ पर यह कहने का मतलब है कि जब प्रॉब्लम्स आती है तो वो कमजोर व्यक्ति को तोड़ देती है, अंदर से झंझोर देती है। तेरे आने की वजह से पूरी की पूरी लाइफ खराब हो गई। यानी कि जब प्रॉब्लम आती है तो कमजोर व्यक्ति की लाइफ को बर्बाद कर देती है। उसकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती है कि वो टूट जाता है बेचारा। तूने कमजोर दिलों को भी तोड़ दिया। यानी कि जो लोग दिल से कमजोर थे, जो इमोशनली वीक थे, उन सबको भी प्रॉब्लम्स जब आती है हमारे लाइफ में तो तोड़ देती है। पोएट हमें इस पोएम के माध्यम से ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इंसान फिजिकली कमजोर होता है, मेंटली कमजोर होता है, इमोशनली कमजोर होता है, उसको कोई भी आकर तोड़ सकता है। उसके लाइफ में जब भी प्रॉब्लम्स आएगी तो वो उस इंसान को तोड़ देगी, अंदर ही अंदर उसको और ज्यादा कमजोर बना देगी। वो इन सारे प्रॉब्लम्स को झेल नहीं पाएगा और उसकी वजह से उसकी पूरी की पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। आगे वो लिखते हैं, द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। विनोज यार एक तरह की टेक्निक होती है जिससे यार हम लोग अनाज को और कचरे को अलग अलग सेपरेट करते हैं। तुमने देखा होगा कि यार गांव वगैरह में जो औरतें होती हैं, ठीक है, वो सूप लेकर और ऊपर से अनाज को नीचे की ओर गिराती है। तो जो भी भारी चीज होता है वो तो नीचे गिर जाता है और जो हल्का चीज होता है वो हवा के मारे उड़ जाता है। आजकल तो हवा उतनी बहती नहीं है तो लोग पंखा लगा के काम चला लेते हैं। मतलब यार सूप में या फिर किसी भी चीज में लेकर अनाज को ऊपर से गिराएंगे तो हवा के कारण जो भी स्ट्रॉन्ग चीज होगी वो तो नीचे ही आ जाएगी और जो हल्की चीज होगी, जो वीक चीज होगी, कमजोर चीज होगी, वो सब उड़ जाएगी और इससे अनाज और अनाज का जो कचरा है वो अलग अलग सेपरेट हो जाएगा। तो इस लाइन से पोएट हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हवा के देवता हैं, जो पवन देव हैं, वो सारे कमजोर चीजों को अलग फेंक देते हैं और जो स्ट्रॉन्ग चीज है उसको ही रखते हैं। जैसा तुम कहोगे वो वैसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो इसीलिए लेट्स ब्रिंग द स्ट्रॉन्ग होम्स। आओ चलकर हम लोग मजबूत घर बनाते हैं जिसका हवा कुछ भी बिगाड़ ना सके। अगर तुम कमजोर हो तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ। अगर तुम फिजिकली कमजोर हो, मेंटली कमजोर हो तो उस चीज पे काम करो और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, वरना कोई भी इंसान आएगा और तुम्हारी जिंदगी के साथ खेल कर चला जाएगा। जस्ट लाइक विंड, हवा आता है और कमजोर चीजों को तोड़ कर चला जाता है, वैसे ही अगर तुम फिजिकली मेंटली कमजोर रहोगे तो कोई दूसरा इंसान आएगा और तुम्हें तोड़ कर चला जाएगा। अगर तुम इमोशनली कमजोर होगे तो कोई आएगी तुम्हारी जिंदगी में, दिल के साथ खेल के चली जाएगी। अगर तुम फिजिकली कमजोर रहोगे तो कोई आएगा, दो चार लपड़ लगाएगा और चला जाएगा। तो इसीलिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, फिजिकली भी, मेंटली भी और इमोशनली भी। स्टडी फास्ट का मतलब है कि अपने अंदर कोई भी बदलाव न लाना। स्ट्रॉन्ग रहना, तो अपने हार्ट को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि कोई दूसरा आकर अगर तुम्हारा कान भी भरे तो तुम उसकी बातों में ना आओ, अपने एटीट्यूड को चेंज न करो, अपने माइंड को चेंज न करो। वरना अगर तुम दिल से कमजोर रहोगे ना तो कुछ लोग आएंगे तुम्हारे कान में उल्टा सीधा भरेंगे और तुम्हारा माइंड ऑफ स्टेट चेंज हो जाएगा। मान लो तुम दो दोस्त हो, तुम्हारी अच्छी दोस्ती है, तो कोई दूसरा बंदा आएगा तुम्हारे कान में उसके बारे में उल्टा सीधा भरेगा और अगर तुम दिल से कमजोर रहोगे तो उसके बातों में आ जाओगे और अपने दोस्त से गद्दारी कर बैठोगे, मतलब उस पर गुस्सा कर बैठोगे। गद्दारी तो नहीं करोगे, गुस्सा कर बैठोगे। तो इसीलिए दिल से, दिमाग से इतने मजबूत हो जाओ कि चाहे कोई दूसरा बंदा आके कुछ भी कहे, अपना माइंड तुम चेंज ना करना, ठीक है। और अगर तुम ऐसा करोगे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लोगे, तो जो विंड है ना वो तुम्हारा फ्रेंड बन जाएगा।
क्योंकि हवा ना छोटे मोटे आग को बुझा देता है, लेकिन अगर वही आग स्ट्रॉन्गर हो जाए, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए, जिसकी जंगल वगैरह में लग गया आग, तो हवा उसका दोस्त हो जाएगा और जैसे ही हवा बहेगी तो वो आग ना और जलने लगेगा। इसका दूसरा अर्थ ये है कि प्रॉब्लम जब आती है ना तो वीक इंसान को तोड़ देती है, वीक इंसान को और वीक बना देती है, लेकिन जो इंसान स्ट्रांग होता है ना उसको और स्ट्रांग बना देती है। कैसे? मान लो तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम आई और तुमने उसको सॉल्व कर लिया, तो एक बार सॉल्व करने के बाद तुम्हें पता चल गया कि हाँ इस प्रॉब्लम को तो ऐसे सॉल्व करेंगे, तो तुम और स्ट्रांग हो गए। फिर तुम्हारी लाइफ में और प्रॉब्लम्स आई, तुमने उसको भी सॉल्व किया, फिर और आई, फिर उसको भी सॉल्व किया, तो एक पॉइंट ऑफ पीरियड के बाद तुम्हें सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया और तुम और ज्यादा स्ट्रांग हो गए। तो प्रॉब्लम्स हमेशा कमजोर इंसान को कमजोर बना देती है और स्ट्रांग इंसान को स्ट्रांग बना देती है। तो इसीलिए अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, अपने आप को मजबूत बनाओ। इस पोम में पोएट साहब ना विंड का एग्जांपल लेके हमें ये सारी चीजें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगी, जैसे हवा आती है वैसे प्रॉब्लम्स भी आएगी, और हवा अगर धीरे से आई, सॉफ्टली आई, तो वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। लेकिन अगर वही ज्यादा भयंकर हवा आ गई, प्रॉब्लम्स अगर ज्यादा आ गई तुम्हारी लाइफ में, तो वो तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देगी, तुम अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे। और अगर तुम स्ट्रांग रहे तो हवा तुम्हारा दोस्त बन जाएगा, मतलब कि प्रॉब्लम्स तुम्हारा दोस्त बन जाएगा, तुम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे और स्ट्रांग हो जाओगे, फिर प्रॉब्लम्स आएगी उसको भी सॉल्व करोगे और स्ट्रांग हो जाओगे। तो बस यार पोम यहीं पे खत्म हो गई। बाकी हम लोग यार पोएट्रिक डिवाइसेस देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से पोएट्रिक डिवाइसेस हैं। पहला है एनाफोरा। एनाफोरा मतलब जो चीजें बार बार रिपीट कर रही है, जिसकी डोंट 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 बार बार रिपीट कर रही है, यू 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 ये भी रिपीट कर रही है। दूसरा है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मतलब यार जो ह्यूमन लाइफ से कंपेयर की जाती है, विंड को हमारे ह्यूमन लाइफ से कंपेयर किया गया है। देखो विंड को ना यू कहा गया है, ये देखो यहाँ पर यू 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 कहा गया है। अब नॉन लिविंग थिंग्स को हम लोग यू तो नहीं कहते यार, लिविंग थिंग्स को यू कहते हैं, इसीलिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है। तीसरा है रेपिटेशन, क्रम्बलिंग 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 बार बार रिपीट हो रहा है। चौथा है सिंबलाइजिंग, किसी एक चीज को सिंबलाइज किया गया है, विंड को प्रॉब्लम से सिंबलाइज किया गया है। पांचवा है एलिट्रेशन, दो वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन सेम सेम, जैसे कि विंड विनोज। और अब ये रहे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और भाई लोग क्या हालचाल है, कैसे हो तुम लोग? सब एकदम बढ़िया। तो यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेन ऑन द रूफ पोएम के बारे में, जिसे लिखा है कोटेस किनी ने। पोएट बताते हैं कि जब रूफ पर रेन गिरता है तो उनको कितना अच्छा लगता है, जब बारिश आती है तो वो क्या क्या इमेजिन करते हैं, उन सब के बारे में इन्होंने बताया है। पोएट बताते हैं कि जब घने काले बादल आसमान में चारों ओर सितारों के ऊपर मंडराते हैं तो आसमान में एक सैडनेस आ जाता है, एक डार्कनेस आ जाता है, और फिर वो आंसू बनकर नीचे गिर जाती है। हुमिड शैडोज का मतलब है वो घने काले बादल जो मॉइस्चर से भरे हुए हैं, और होवर मतलब होता है आसमान में घूमना। स्टेरियोस्फेयर्स यहाँ पर स्टार्स को बताया गया है, यानी कि ये जो बात कर रहे हैं ना पोएट, वो रात की बात कर रहे हैं। जब रात में आसमान में सितारे स्टार्स रहते हैं उस समय घने काले बादल उसके ऊपर, स्टेरियोस्फेयर्स के ऊपर मंडराते हैं। मेलनकली का मतलब होता है सैडनेस। जब वो काले घने बादल आसमान में आ जाते हैं ना तो आसमान एकदम सैड हो जाता है, ऐसा लगता है एकदम पूरा सैडनेस वाली फीलिंग आने लगती है, एकदम डार्क और सैड हो जाता है, और फिर वो टीयर्स बनकर यानी कि आंसू बनकर नीचे गिर जाती हैं। जब वो बारिश आसमान से नीचे गिरती है ना तो पोएट को बहुत ही ज्यादा मजा आता है, इतना मजा आता है कि वो अपने पिलो को, अपने तकिए को बहुत ही टाइटली हग कर लेते हैं और अपने बेड पर लेटे लेटे उसकी आवाज को सुनते हैं जो कि उनके सर के ऊपर से आती है। यानी कि पोएट अपने बेड पर बैठे हुए हैं, तकिए को बहुत टाइटली हक किए हुए हैं, और जो रेन का साउंड है जो उनके छत के ऊपर गिर रहा है, टप 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 जो साउंड आ रही है ना, उसको सुन के उनको बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है। कुछ लोग होते हैं जिनको बारिश की आवाज बहुत ही पसंद होती है। पैटर का मतलब है बारिश की बूंदे, वो जो बारिश की बूंदे गिर रही है ना उसी को यहाँ पर पैटर कहा गया है। ब्लिस का मतलब होता है हैप्पी, मतलब पोएट बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट। शिंगल्स का मतलब होता है टाइल्स, जो वुडन टाइल्स है ना उसके ऊपर जो एक एक बूंद गिर रही है बारिश की, वो एक इको प्रोड्यूस कर रही है पोएट के हार्ट में, और उस साउंड को सुनकर पोएट बहुत सारी चीजें इमेजिन कर रहे हैं। थाउजेंड्स ऑफ चीजें उनके दिमाग में चल रही है, बहुत सारी चीजें वो इमेजिन कर रहे हैं। जैसे मूवी में दिखाते हैं ना कि बारिश की बूंदें गिर रही हैं और हम ख्याली दुनिया में खोए हुए हैं, बिल्कुल वैसा ही। फैंसीज मतलब यहाँ पर डिजायर्स, जो भी उनकी इच्छाएं हैं उनमें वो खो गए हैं, और फिर थोड़ी देर बाद वो अपनी पुरानी चीजों को याद करने लगते हैं, जो भी अच्छे अच्छे मोमेंट्स उनके साथ बीती हैं उन सब चीजों को वो याद करने लगते हैं। रिकलेक्शंस का मतलब है यहाँ पर पुरानी यादें, और उनकी ये पुरानी यादें एक जाल की तरह उनके दिमाग में बुन सी गई हैं। कभी ये वाली याद आती है, कभी वो वाली याद आती है, इतनी सारी अच्छी अच्छी मेमोरीज हैं उनके पास कि वो सबको याद कर रहे हैं, और वो एकदम जाल की तरह उलझन सी हो गई है। वो ये सब कभी इमेजिन करते हैं जब वो उस रेन के साउंड को सुन रहे हैं जो उनके रूफ पर गिर रही हैं। अब उनकी माँ याद आती है, उनकी माँ की कुछ हरकतें हैं जो उनको अब याद आ रही है, जो कि वो बहुत साल पहले किया करती थी। इस लाइन से हमें ये पता चल रहा है कि शायद जो पोएट की माँ है वो अब इस दुनिया में नहीं है। वो याद करते हैं कि कैसे उनकी माँ जो है रात में सोने से पहले उनके और उनके भाई बहन को देखने आती थी। डार्लिंग ड्रीमर्स यहाँ पर उनको और उनके भाई बहन को कहा गया है। ड्रीमर्स मतलब छोटे छोटे बच्चे जो सपने देख रहे होते हैं। रिगार्ड्स मतलब होता है देखना, उनकी माँ जब देखने आती थी उस चीज को यहाँ पर डोनेट किया गया है रिगार्ड से। उनकी माँ सोने से पहले उन लोग को जाकर देखती थी। यारी को हम लोग बिफोर पढ़ेंगे यहाँ पर। बिफोर शी लेफ्ट देम टिल द डाउन। मैं उनको अब भी फील कर सकता हूँ कि कैसे वो आती थी और हमें देखती थी। ये चीज ना उनको बहुत ज्यादा फील हो रही है अभी भी। जैसे जैसे वो बारिश की बूंदें गिर रही है वैसे वैसे इनको ये चीजें याद आ रही है, ये सारी चीजें फील हो रही है। लिस्ट का मतलब है लिसन, यहाँ पर हम लोग लिसन पढ़ेंगे लिस्ट को। एज आई लिसन टू दिस रेफरेन। रेफरेन का मतलब होता है रिपीटेड साउंड, वो जो बारिश की बूंदें बार बार आवाज कर रही है ना उसको यहाँ पर कहा गया है रेफरेन। मतलब वो बारिश की बूंदें गिरना और उसको सुनकर ख्याली दुनिया में खो जाना बहुत ही अच्छा लगता है पोएट को ये।
मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब बारिश गिरती है और उसमें मैं सैड सैड सॉन्ग सुनता हूँ। उस समय ऐसा लगता है कि जितने भी गाने हैं वो सब मेरे लिए ही बने हैं। तुम लोग भी ऐसा करते ही होगे, अगर करते हो तो यार नीचे मुझे कमेंट करके बताओ। विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। मतलब ये जो रिपीटेड साउंड आ रही है वो कहाँ से आ रही है, इनके टाइल्स पर जो बूंद बूंद गिर रही है बारिश की, वहां से आ रही है। तो बस यार यहीं पे पोएम खत्म हो गया। जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तो तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग कौन सा ख्याली दुनिया में खो जाते हो, मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। तो चलो अब हम लोग पोएट्रिक डिवाइस देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से पोएट्रिक डिवाइस यूज हुए हैं। सबसे पहला है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन तुमको पता है, दो कॉन्सिक्यूटिव वर्ड जब लगातार में यूज होते हैं उसको कहा जाता है, जैसे कि स्टेरियोस्फीयर्स, लाई लिसनिंग। दूसरा है पर्सोनिफिकेशन। जब किसी भी चीज को ह्यूमन लाइफ से कंपेयर किया जाता है तो पर्सोनिफिकेशन कहते हैं हम लोग उसको। मेलनकली का मतलब होता है सैडनेस। अब सैडनेस को हम लोग डार्कनेस के साथ तो यूज नहीं करेंगे, इसलिए पर्सोनिफिकेशन हुआ यहाँ पर। तीसरा पोएटिक डिवाइस है ओनोमोटोपिया। ये साउंड के लिए यूज होता है। इसका एग्जांपल है पैटर, जो बारिश की बूंदें पट 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 करके गिर रही है वो। और चौथा हमारा राइम स्कीम। इसका राइमिंग स्कीम है ABCBDEFE। और अब ये है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द लेक आइल ऑफ इनोस्फीयर, जिसे लिखने वाले शख्स का नाम है विलियम बटलर ईट्स। आइल का मतलब है आइलैंड, और जो इनोस्फीयर है ना वो उस आइलैंड का नाम है, जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह है। और पोएट का ज्यादातर बचपन वहीं पर बीता है। बचपन में वो वहीं पर रहते थे, लेकिन अब जब वो बड़े हो गए तो वो एक शहर में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, और वहाँ के शोर शराबों से ना वो बहुत ही तंग आ चुके हैं। और इसलिए वो चाहते हैं कि मैं वापस से उस आइलैंड पे चला जाऊं, यानी कि इनोस्फीयर पे चला जाऊं, ताकि मुझे शांति और सुकून मिले। वो कहते हैं कि मेरा मन करता है कि मैं अभी उठूं और सीधा इनोस्फीयर चला जाऊं, और वहां जाकर एक अपना छोटा सा केबिन बनाऊं, क्ले और बोतल से, यानी कि मिट्टी से और कुछ लकड़ियों से। वो अपना एक छोटा सा केबिन बनाना चाहते हैं जिसमें वो रह सके और नेचर को एंजॉय कर सके एक सुंदर तरीके से। खाने के लिए वो वहां पर 9 बीन रोज लगाना चाहते हैं, 9 बीन रोज लगाना चाहते हैं, और एक मधुमक्खी का छत्ता भी लगाएंगे जिससे वो शहद लेंगे, शहद खाएंगे, और उसी मधुमक्खी की आवाज सुनकर एक शांति और सुकून की जिंदगी जिएंगे। डेली के लफड़ों टेंशन से कोसों दूर, एकदम सुकून की जिंदगी। वो उस खाली जगह पर अकेले उस मधुमक्खी की लाउड आवाज सुनते हुए रहेंगे। ग्लेड का मतलब है ओपन स्पेस, खाली जगह। वैसे भी आइलैंड पे बहुत ही कम लोग रहते हैं, तो मतलब एकदम खाली खाली जगह रहता है। और ये जो सुकून, ये शांति, ये पीस जो है वो उनको एकदम से नहीं आएगी, वो धीरे धीरे आएगी। कैसे आएगी अब वो देखते हैं। जब वो सुबह उठेंगे और आसमान एकदम बादलों से घिरा हुआ होगा, ऐसा लग रहा होगा किसी ने उसे चुन्नी उड़ा दी हो, तो उस सुबह को देखकर जो उन्हें सुकून आएगा ना, उसको एंजॉय करना चाहते हैं वो। वेलिया एक तरह का कपड़ा होता है, यानी कि तुम घूंघट वगैरह बोल सकते हो। मतलब जब सुबह में धीरे धीरे सूरज उगेगा तो ऐसा लगेगा कि अंधकार पर से किसी ने पर्दा हटा दिया है, और उस चीज को यानी कि सनराइज को वो एंजॉय करेंगे। जहां पर क्रिकेट, जो कि एक इंसेक्ट है, उसकी आवाज भी आएगी, उसकी गुनगुनाने की आवाज आएगी। मिड नाइट में वो ग्लैमर को एंजॉय करेंगे, यानी कि जो सितारे, जो स्टार्स चमक रहे होंगे उनको एंजॉय करेंगे। और आफ्टरनून में उस पर्पल ग्लो को एंजॉय करेंगे, यानी कि आफ्टरनून में जब वो सूरज एकदम पर्पल कलर का हो जाएगा तो उस चीज को एंजॉय करेंगे। इवनिंग में जब लिनेट्स बर्ड आसमान में उड़ेगी तो उनके विंग्स को देखकर वो एंजॉय करेंगे। कहने का मतलब ये है, जो आइलैंड है इनोस्फीयर, वो उसकी ब्यूटी को एंजॉय करेंगे, जो नेचुरल ब्यूटी है ना उसको एंजॉय करेंगे। इस शहर की लाइफ से कोसों दूर रहकर, सारे टेंशंस को भुलाकर वो अकेले वहां पर रहना चाहते हैं और नेचर को एंजॉय करना चाहते हैं। आगे वो लिखते हैं कि दिन रात मेरा मन ये करता है कि मैं अभी उठूं और अभी तुरंत ही यहाँ से निकल जाऊं उस आइलैंड पे जाने के लिए। नाइट एंड डे, यानी कि हमेशा दिन रात बस मुझे यही ख्याल आता है। वहाँ जो लेक है उसकी आवाज मुझे हर पल हर वक्त सुनाई देती है। जो लेक है ना, जिसकी लहरें जो है वो किनारों को टच करती है, तो उसकी जो लैपिंग की साउंड है ना, वो उनको हर पल हर वक्त उनके कानों में आ रही है, एकदम धीमी और सुरीली लहरों की आवाज। ये साउंड उनको तब सुनाई देता है जब वो किसी रोड किनारे चल रहे होते हैं या फिर पेवमेंट ग्रे पे चल रहे होते हैं। ये जो साउंड आ रही है उसको ये फील कर रहे हैं अपने डीप हार्ट कोर से, वो वहां से सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तुम भी इमेजिन करो कि तुम शहर की लाइफ से दूर एक आइलैंड पे रहोगे, खूबसूरत सी जगह होगी, नेचर को एंजॉय करोगे, वो लहरों की आवाजें, चिड़िया उड़ रही है, सितारे चमक रहे हैं, कितना अच्छा होगा। सुबह की सनराइज, चिड़ियों की और बीज की मीठी आवाज, एकदम मजा आ जाएगा। तो बस यार यहीं पे तुम्हारा ये पोएम जो है वो खत्म हो चुका है। चलो तो अब इसके भी पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। सबसे पहला है मेटाफोर, क्योंकि इनोस्फीयर जो है वो यहाँ पर पीस को बोला गया है। दूसरा है इमेजरी, क्योंकि वो 9 बीन्स रोज को जो है वो इमेजिन कर रहे थे। एसोनेंस का भी यूज किया गया है, आई विल रेज एंड गो नाउ। यहाँ पर ओ का जो साउंड है ना वो रिपीट हो रहा है, जैसे गो में ओ आया, नाउ आओ ओ वहां भी आ रहा है, इसीलिए एसोनेंस। और स्टार्टिंग में भी आई यूज किया गया है, तो वोवेल साउंड जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। और इसमें रेपिटेशन का भी यूज किया गया है, आई विल रेज एंड गो नाउ, ये 1-2 बार रिपीट हुआ है। और इसकी राइमिंग स्कीम है ABAB। और अब देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको एक बार कर लेने चाहिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, जिसे लिखने वाले शख्स का नाम है फीबी कैरी। देखो, लीजेंड का मतलब होता है हिस्टोरिक स्टोरी, यानी कि एक ऐसी कहानी, एक ऐसी कथा जो हम अपने दादा परदादा सबसे सुनते आ रहे हैं। और नॉर्थलैंड का मतलब होता है नॉर्थ पोल के आसपास का एरिया। ये जो पोम है ना, एक बैलेड फॉर्म में लिखा गया है। बैलेड का मतलब जिसमें हम लोग छोटे छोटे स्टेंजास में एक पूरी की पूरी कहानी को लिखते हैं, जिसको हम लोग एक सॉन्ग की तरह गाते हैं। मतलब अगर इस पोम को तुम पढ़ोगे ना तो एक राइमिंग की तरह, एक गाने की तरह तुम्हें लगेगी। तो चलो शुरू करते हैं ये पोम। लेकिन जैसे ये खत्म हो जाए तो जाकर MCQ टेस्ट जरूर देना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसा कि मैंने कहा कि एक बैलेड फॉर्म में लिखा गया है, तो मैं तुम्हें एक स्टोरी की तरह ही सुनाऊंगा, ठीक है। नॉर्थ पोल के आसपास जितने भी लैंड है ना, वहाँ दिन छोटे होते हैं और ठंड में रात बड़ी होती है।
इतना बड़ा होता है कि वहाँ के लोग सोते सोते उब जाते हैं। मतलब नींद पूरी हो जाती है, फिर भी ऐसा लगता है कि अभी तक रात ही है। बहुत बड़ा रात होता है। यहाँ पर दे का मतलब है वहाँ के लोग रेंडर जो कि एक एनिमल होता है जो बहुत ही तेज भागता है, उसके गले में फंदा डालते हैं और फिर पीछे से अपनी गाड़ी जो है उसमें बांध देते हैं। स्लेज जो है एक तरह का गाड़ी है जो स्नो पे चलता है। सिंपल तरीके से बताऊं तो सेंटा क्लॉज की गाड़ी जैसा, जैसे उसमें एक हिरन जैसा जानवर होता है और पीछे काठ का यानी कि लकड़ी का एक गाड़ी जैसा बनाया होता है, ठीक वैसा ही वहाँ के लोग बर्फ पे चलने के लिए उसी गाड़ी का यूज करते हैं। और वहाँ के बच्चे जो है भालू के बच्चे से बिल्कुल कम नहीं लगते हैं जब वो अपने फरी क्लॉथ्स को पहनते हैं, यानी कि फर वाले क्लॉथ्स को पहनते हैं। वहाँ पे काफी ठंड होती है इसलिए फर वाले क्लॉथ्स पहनते हैं, तो वो लोग भालू के बच्चे से बिल्कुल कम नहीं लगते भाई। और उनके दादा दादी एक अजीब तरह की कहानी उनको सुनाते थे जिसका मेरे हिसाब से वास्तविकता से कोई लेना देना ही नहीं है। इट्स ट्रू का मतलब है इट्स ट्रू, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें वो स्टोरी सुनाता हूँ ताकि तुम कुछ सीख सको उससे। ये उस समय की बात है जब सेंट पीटर एग्जिस्ट करते थे वर्ल्ड में। जैसा कि तुम लोग को पता ही है कि एक साधु महात्मा जो होता है वो घूम घूम कर प्रवचन देता है। प्रीचिंग का मतलब है गिविंग मोरल और रिलीजियस एडवाइस, मतलब प्रवचन देना। तो घूमते घूमते वो एक कॉटेज के दरवाजे पे पहुंचे जहाँ पर एक छोटी सी औरत जो है वो केक बना रही थी। हट का मतलब होता है ऐसा जगह जहाँ पर घर में चूल्हा रखा जाता है, तो वहीं पर वो औरत जो है वो केक बना रही थी। और हमारे महात्मा पूरे दिन घूम घूम कर काफी कमजोर और भूखे हो गए थे। तो उन्होंने उस औरत से बोला कि एक काम करो, आप अपने स्टोर से एक केक दे दो मुझे, क्योंकि मैं काफी ज्यादा भूखा हूँ। तो जब उसने बहुत ही छोटा सा केक बनाया और उसको बेक करने के लिए गई तो उसको वो बहुत ही ज्यादा बड़ा लग रहा था। उसको लग रहा था कि ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, इतना बड़ा मैं उसको क्यों दूं। फिर वो उससे भी ज्यादा छोटा केक के लिए एक लोई बनाती है। जैसे हमारी मम्मी रोटी के लिए आटे का लोई बनाती है, वैसे ही वो केक के लिए लोई बना रही थी। नीटेड का मतलब होता है मेकिंग डो, यानी कि लोई बनाना। तो बनाने के बाद जैसे ही उसने पलटा तो वो उसको पहले जितना ही बड़ा लग रहा था। फिर उसने क्या किया कि एक टीनी स्क्रैप लिया, यानी कि जो बचा खुचा आटा का लोई था ना वो लिया उसने एकदम छोटा सा, और उसको बहुत ही पतला बेल दिया लाइक वफर यार एक बहुत ही पतला बिस्किट होता है, तुमने खाया भी होगा इसको, कुछ इस तरीके का दिखता है। तो उतना ही पतला उन्होंने उस छोटे से लोई को बेला, लेकिन वो औरत वो भी नहीं दे पाई, वो भी शेयर नहीं कर पाई उस सेंट पीटर से। इतनी कंजूस थी कि क्या ही बताऊं। इतनी कंजूस तो मेरी आंटी नहीं है। वो सोचने लगी कि जब मैं केक खाने के लिए बैठती हूँ तो वो काफी छोटा लगता है, लेकिन जब मुझे देने की बारी आई तो ये मुझे काफी बड़ा लग रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? अरे बाबा ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमको देने का नियत ही नहीं है। लालची औरत, मक्खी चूस एकदम। उसने क्या किया कि उस छोटे से केक को भी जाके अपने शेल्फ में रख दिया, और इस बात से सेंट पीटर को गुस्सा आ गया क्योंकि उसको काफी तेज भूख लगी हुई थी, वो काफी वीक फील कर रहा था और ऊपर से ये नौटंकी कर रही थी। और सही बात है भाई, ऐसी औरत से किसी को भी गुस्सा आ जाएगा, तो उस सेंट पीटर को भी गुस्सा आ गया और उसने कहा कि तुम बहुत ही ज्यादा सेल्फिश हो, इतनी सेल्फिश हो कि तुम्हें इंसान रहने का हक ही नहीं है। डेविल का मतलब होता है टू लिव, यानी कि इस इंसान के फॉर्म में तुम्हें जीने का कोई अधिकार ही नहीं है, और न ही तुम ये फूड और शेल्टर्स को डिजर्व करती हो, और न ही गर्म करने के लिए इस आग को डिजर्व करती हो। तुम बहुत ही लालची औरत हो, न तो तुम फूड डिजर्व करती हो, न ये रहने के लिए शेल्टर डिजर्व करती हो, और न ही अपने आप को गर्म रखने के लिए ये आग डिजर्व करती हो। जैसा कि मैंने तुमको बताया कि नॉर्थलैंड जो है वो काफी ठंडी जगह है, तो इसलिए वो बोलते हैं कि तुम ये आग भी डिजर्व नहीं करती हो अपने आप को गर्म रखने के लिए। और फिर वो उसको शराब दे देते हैं। वो कहते हैं कि तुम एक चिड़िया बन जाओगी और तुम्हें जो है बहुत ही कम फूड जो है वो अपने जीवन में नसीब होगा। इसका एंटी मतलब वेरी लेस, यानी कि बहुत ही कम फूड मिलेगा तुमको, और तुम ड्राई वुड में छेद करती रहोगी खाने के लिए। मतलब कि वो उसको शराब देते हैं कि तुम एक वुड पिकर बन जाओगी और दिन भर खाना खाने के लिए वुड में छेद करती रहोगी। तुमने देखा होगा एक लंबा चोंच वाला पक्षी होता है जो पेड़ में छेद करता है और कीड़ा मकोड़ा खाता है, वही बन जाओगी तुम मतलब कि वो औरत बनेगी, तुम नहीं बनोगे भाई मेरे, डरो मत, मैं कोई शराब नहीं दे रहा हूँ तुम्हें। उसने कुछ भी नहीं बोला और वो घर में चली गई, और घर में जाने के बाद घर के चिमनी से वो बाहर आई एक वुड पिकर बनके, यानी कि वो जो औरत थी वो वुड पिकर में चेंज हो गई और घर की चिमनी से जिसमें से धुआं वगैरह निकलता है उसमें से निकलकर उड़ गई, और बस उसके माथे पर एक स्कारलेट कैप रह गया था। बाकी जितने भी कपड़े थे वो जल के राख हो गए थे। जैसे कि कोयला जल के काला हो जाता है वैसे ही उसके सारे कपड़े जो है जल के काले हो गए। स्कारलेट यार एक तरह का कलर होता है जो रेड और ऑरेंज को मिला के एक ब्रिलियंट सा कलर बनता है, और वहाँ के जितने भी स्कूल बॉयज है ना वो कहते हैं कि हमने उसको देखा है फॉरेस्ट में, वो आज भी दर दर भटक रही है और फूड के लिए जो है वुड में छेद कर रही है। वुड का मतलब है यहाँ पर फॉरेस्ट। बोरिंग का मतलब वो फीलिंग वाली बोरिंग नहीं है, बोरिंग का मतलब है होल करना, अपने खाने के लिए लकड़ी में छेद करना। तो बस यार यही था हमारा आज का पोएम, जो कि मैंने तुमको एक स्टोरी के तरीके से सुना दिया। और इस कहानी से हमें ये सीखने को मिल रहा है कि हमें दयावान होना चाहिए। जब भी हमारे घर पे कोई भूखा इंसान आए, कोई साधु संत वगैरह आए, तो उसको दान पुण्य करते रहो। अपना दिल बड़ा रखो, छोटा मत रखो, और तुम्हारे भाई का दिल तो बहुत ही बड़ा है। और इसीलिए एमसीक्यू पे तुमको मैं 10% की छूट देता हूँ, बस ये कोड तुम यूज कर लेना। तो चलिए अब इसके पोएट्री डिवाइस देख लेते हैं। सबसे पहला बैलेड, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। दूसरा है इसका राइमिंग स्कीम ABCD। तीसरा है एलिट्रेशन, कंट्री वेयर, फास्ट एज, लिटिल वुमेन, बार बार रिपीट हो रहा है, और इसमें आयरनी का भी यूज किया गया है। इसका एग्जांपल है हंगर। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या, सिंबोलिज्म, ये कैसे भूल सकता हूँ मैं। सेंट पीटर जो है वो गुडनेस को सिंबलाइज कर रहे हैं, और लिटिल वुमेन वो तो एक नंबर की खचड़ी है, इसीलिए ग्रीड और सेल्फिशनेस को रिप्रेजेंट कर रही है, वो मतलब सिंबलाइज कर रही है। और बर्ड जो है वो पनिशमेंट को, रिग्रेट को, इसको सिंबलाइज कर रही है। तो चलिए अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको कर लेने चाहिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नो मैन आर फॉरेन, जिसे लिखने वाले शख्स का नाम है जेम्स किर्कअप। फॉरेन का मतलब होता है पराया। तो जैसा कि पोएम के नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कोई भी इंसान पराया नहीं है इस धरती पे। हमारे जो पोएट है ना जेम्स किर्कअप साहब, ये इस पूरी धरती के बारे में बात कर रहे हैं, और भगवान ने जो चीजें बनाई है, दी है, उन सब चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। जो हमने बनाया है उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, जैसा कि जात पात, रिलीजन, कल्चर, इन सब के बारे में बात नहीं कर रहे हैं वो, क्योंकि ये सब हमने बनाया है, भगवान ने नहीं बनाया है। हर इंसान को वो बायोलॉजिकली कंपेयर करते हैं और हमें बताते हैं कि कोई भी इंसान अलग नहीं है, सब एक जैसे हैं। वो हमसे कहते हैं कि याद रखो, यहाँ पर कोई भी इंसान अनजान नहीं है, यहाँ पर कोई भी कंट्रीज जो हैं वो फॉरेन नहीं है, पराया देश नहीं है, इस धरती पर सब एक जैसे हैं।
हम भले ही अलग अलग दिखते हैं, अलग अलग कपड़े पहनते हैं, लेकिन है हम एक इंसान ही। माना कि हम अलग अलग कपड़े पहनते हैं, लेकिन जो हम कपड़े पहनते हैं, जो यूनिफॉर्म पहनते हैं, उसके पीछे एक सांस लेता हुआ शरीर है, और वो शरीर सबका सेम है। बीनीथ का मतलब होता है अंडर। हमारी ही तरह हमारे भाई भी जो हैं वो भी इसी धरती पे चलते हैं। वो कोई मंगल ग्रह से आए हुए लोग तो नहीं हैं कि हवा में चलते हैं, हमारी ही तरह जमीन पे चलते हैं, इसी जमीन पे। ब्रदर्स, यहाँ पर दूसरे देश के लोग को, दूसरे जात के लोग को या फिर दुश्मन को, इन सबको डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। मतलब कि उन लोगों को कहा गया है जिससे हम अपने आप को कंपेयर करते हैं। वो कोई भी हो सकता है, दूसरे देश का हो सकता है, दूसरे जात का हो सकता है, दूसरे कल्चर का हो सकता है, या फिर हमारा दुश्मन हो सकता है। उन लोगों को यहाँ पर ब्रदर्स कहा गया है। वो लोग इसी धरती के हैं और इसी धरती में एक दिन मिल जाएंगे। उन लोगों को भी वही सूरज का रोशनी मिलता है जो हमें मिलता है, वही हवा मिलता है, वही पानी मिलता है। यहाँ तक कि फसल अच्छे होने पे सुख शांति से खाते हैं, और फसल जब नहीं होता है, जैसे कि वॉर्स में या फिर विंटर वगैरह में फसल नहीं होता है, तब भूखे रहते हैं। बिल्कुल हमारी तरह जब हमारे यहाँ वॉर वगैरह का सिचुएशन होता है तो हम लोग भी भूखे रहते हैं, क्योंकि उस समय खाना वगैरह बहुत कम मिलता है। या फिर ठंड में जब फसल अच्छी नहीं होती है तो उस समय भी हमें भूखे रहना पड़ता है। जैसे हम लोग रहते हैं वैसे वो लोग भी रहते हैं। तो वो लोग हमसे अलग कैसे हैं? उनके पास भी हाथ है और हमारे पास भी हाथ है। उनके हाथों में भी वही मेहनत की रेखा है जो हमारे हाथों में है, तो हम उनसे अलग कैसे हुए? याद रहे, उनके पास भी वही आंखें हैं जो जागते हुए खुलती है और सोते हुए बंद होती है। उनके पास जो शक्ति है, जो स्ट्रेंथ है, उसे प्यार से जीता जा सकता है, जैसे कि हमें जीता जा सकता है। हर जगह एक कॉमन लाइफ है जिसको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है और अंडरस्टैंड किया जा सकता है, समझा जा सकता है। वो लोग भी वही जिंदगी जी रहे हैं जो हम जी रहे हैं, इस बात को समझा जा सकता है। वो लोग भी वही खा रहे हैं जो हम खा रहे हैं, इस बात को समझा जा सकता है। उन लोगों के पास भी हाथ है, कान है, नाक है, तो वो हमसे अलग कैसे हुए, इस बात को समझा जा सकता है। तो याद रहे कि जब भी हमें कोई ये कहता है कि अपने भाइयों से नफरत करो, तो वो किसी और से नहीं बल्कि हमारे अपने लोगों से ही हमें नफरत करने के लिए बोल रहा है, उन्हें धोखा देने के लिए बोल रहा है, उनकी निंदा करने के लिए, उनकी बुराई करने के लिए बोल रहा है। और अगर हम लोग ऐसा करते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाते हैं, तो हम किसी और को नहीं बल्कि अपनी ही धरती को बर्बाद करेंगे। ये जो हमारा इन्वायरमेंट है इसको खराब करेंगे। बात तो बिल्कुल सही है यार। अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री से वॉर करेगी तो कुछ लोग वहां का मरेंगे, कुछ लोग यहाँ का मरेंगे, गोलियां चलेगी, बम वगैरह फटेंगे, इससे एयर पोल्यूशन होगा, हमारी धरती खराब होगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, और इससे नुकसान किसे होगा? एट द एंड हमें ही होगा। तो हम अपने ही धरती को पॉल्यूट करेंगे। डिफाइल का मतलब होता है पॉल्यूट। पीछे के भी कुछ वर्ड मीनिंग्स बता देता हूँ क्योंकि मैं फ्लो में था तो बताया नहीं था। डिस्पोजेस का मतलब होता है एबंडेंट, मतलब त्याग करना या वंचित रहना, अपने ही लोगों से दूर हो जाना। बेट्रे का मतलब है चीट करना, अपने ही लोगों को चीट करना, धोखा देना। कंडेम का मतलब है बुराई करना, निंदा करना। हम अपने ही लोगों की बुराई करेंगे। अब अपने लोगों की बुराई करना तो अच्छी बात नहीं होती है ना, तो तुम लोग समझदार हो, समझो कि अगर हम अपने ही लोगों की बुराई करेंगे, उनको ही धोखा देंगे, उनसे ही लड़ाई झगड़े करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी, हम अपनी धरती को बर्बाद करेंगे। यहाँ पर आपसी झगड़े की बात नहीं हो रही है, कंट्री टू कंट्री वॉर की बात हो रही है, ह्यूमैनिटी की लड़ाई की बात हो रही है। जब एक ग्रुप ऑफ पीपल दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल को मारने लगते हैं और उसके लिए जो वो लोग वेपन्स यूज करते हैं, बम, गोली बारूद वगैरह, वो सबसे क्या होता है? दिक्कत होता है। बम मार के एकदम धुआं धुआं कर देता है और उससे एयर पोल्यूशन होता है। जो दम्मा वाला व्यक्ति होगा वैसे ही मर जाएगा। तो ये बिल्कुल मत सोचो कि पड़ोसी से झगड़ा था तो उसे घर में एकदम बम मार कर धुआं धुआं कर दिए हैं और वही धुआं के कारण तुम्हारे दम्मा वाले चच्चा निपट जाएंगे, समझे? तो वही सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे लड़ाई झगड़े के कारण, हमारे गुस्से के कारण ये जो फायर, ये जो डस्ट हो रहा है, ये इस पूरे इनोसेंस एयर को जो हर जगह प्रेजेंट है इसको खराब कर रहा है। क्योंकि ये जो हवा है ये तो पूरी धरती पर फैला हुआ है, एक जगह से दूसरी जगह बहता रहता है। तो अगर एयर पॉल्यूट होगा तो वो सबको नुकसान करेगा। तो इसीलिए याद रहे कि यहाँ पर कोई भी इंसान पराया नहीं है, कोई भी इंसान फॉरेन नहीं है, कोई भी कंट्रीज जो है वो स्ट्रेंज नहीं है। ये सब हमारे अपने लोग हैं, ये धरती हमारी है। इनडायरेक्टली पोइट हमें ये कह रहे हैं कि हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। इससे हमारे अर्थ पर इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है, जिसका खामियाजा एक दिन सबको भुगतना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई हमको जबरदस्ती आकर मारेगा तो हम छोड़ देंगे। उस समय तो हमको लाचारी में उठाना ही ना पड़ेगा हथियार। मतलब देखो, अगर तुम्हें कोई जबरदस्ती मारेगा, तुम पे अत्याचार करेगा, तो जवाबी तौर पे तुम्हें हमला तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जितना हो सके उतना इन सब चीजों से बचने की कोशिश करो, वॉर वगैरह नहीं करो, प्यार से मामला को समझाने का कोशिश करो। और अगर प्यार से ना समझे तो मारो एकदम घर में घुस के। आप लोग समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वैसे हम पहले प्यार से ही समझाने की कोशिश करते हैं, नहीं समझते हैं फिर भाई क्या ही कर सकते हैं, लात के देवता बात से ना मानी। खैर पोएम यहीं पे खत्म हो गया है। चलो तो अब इसके पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं। सबसे पहला है रेपिटेशन, नो मैन आर फॉरेन, नो कंट्रीज आर स्ट्रेंज, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। दूसरा है मेटाफोर, यूनिफॉर्म को आपको इस तरीके से समझाया गया है कि जो लोग हैं वो सेम है, बस उन्होंने कपड़े जो है वो अलग अलग पहन रखे हैं। और वॉर्स लॉन्ग विंटर को डिस्ट्रक्शन और सफरिंग ऑफ वॉर कहा गया है। बस यही है मेन इसके पोएटिक डिवाइसेस। और अब ये रहे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हल्के में मत लो, कर लो, है ना। तो यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑन किलिंग ए ट्री, जिसे लिखने वाले शख्स का नाम है जीव पटेल। पोइट हमें इस पोएम में ये सिखा रहे हैं कि कैसे पेड़ को प्रॉपर ढंग से काटना चाहिए। पढ़ने से तुम्हें ऐसे ही लगेगा, लेकिन एक्चुअली में वो हमें इमोशनल कर रहे हैं। वो हमें इमोशनल करके ये सिखाना चाहते हैं कि उसके अंदर भी जान होता है, इसलिए उनको काटो मत। जैसे हम अपनी छोटी बहन से लड़ते हैं और उसको मारते हैं तो वो नहीं बोलती है कि आज तो तुम्हारा मार ही दे, खत्म कर दे हमारा। वो हमें इमोशनल ब्लैकमेल करती है। तो ठीक उसी तरीके से पोइट भी इस पोएम में हमें इमोशनल कर रहे हैं। पोइट हमें बताते हैं कि एक पेड़ को मारने में बहुत समय लगता है। तुम
तुम सिंपली जैप ऑफ नाइफ मार दोगे तो उससे वो मर नहीं जाएगा। मतलब तुम गए और पेड़ को कुल्हाड़ी से काट दिए तो वो मर नहीं जाएगा, क्योंकि इसने धीरे धीरे अर्थ के अंदर से न्यूट्रिशंस को कंज्यूम किया है। धरती के अंदर जितने भी न्यूट्रिशंस हैं उन सबको धीरे धीरे कंज्यूम करके ये पेड़ इतना बड़ा हुआ है। उसने सालों से सूरज की रोशनी ली है, हवा लिया है, पानी लिया है, और तब जाके उसके डालों में पत्ते निकले हैं, लीव्स निकले हैं। वो धीरे धीरे इतना बड़ा हुआ है और तुम बस जाओगे और सिंपली एक नाइफ मारोगे और वो मर जाएगा? नहीं, इतना आसान नहीं है एक पेड़ को मार देना। लिप्रेसाइड का मतलब है डिस्कलर बार्क, मतलब पेड़ का जो कलर होता है ना वो डिस्कलर सा होता है। ये वर्ड जो है ना लिप्रेसी नाम के एक डिजीज से आया है। तुमने देखा होगा कि किसी किसी का स्क्रीन जो होता है ना कहीं कहीं व्हाइट हो जाता है, कहीं ब्लैक हो जाता है, मतलब डिस्कलर सा हो जाता है। तो बिल्कुल वैसा ही पेड़ का कलर भी डिस्कलर सा होता है। और स्प्राउटिंग का मतलब होता है ग्रोइंग, यानी कि उसके जो लीव्स हैं वो ग्रो किए हैं। कंज्यूमिंग द अर्थ का मतलब है यहाँ पर न्यूट्रिशंस, यानी कि एक पेड़ ने अर्थ के अंदर से न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब किया है, कंज्यूम किया है। यहाँ तक कि अगर तुम पेड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर दोगे फिर भी पेड़ नहीं मरेगा, चाहे उसे कितना भी दर्द हो, कितना भी खून निकले, लेकिन फिर भी वो आसानी से नहीं मरेगा। खून निकलेगा, दर्द होगा, ये क्या बोल रहे हो तुम? पेड़ को कहीं दर्द होता है क्या? हाँ बिल्कुल, एक पेड़ को भी हमारी ही तरह दर्द होता है, उसके अंदर से भी हमारी ही तरह खून निकलता है। जब तुम पेड़ को काटोगे तो एक व्हाइट या ब्राउन कलर का लिक्विड निकलता है, वो एक्चुअली में पेड़ का खून ही तो है। और तुम लोग एक जीते जागते पेड़ को बड़ी ही बेरहमी से काट देते हो, लेकिन वो इतनी आसानी से नहीं मरेगा। उसमें फिर से जमीन के नजदीक से छोटी छोटी टहनियां निकल जाएगी, छोटे छोटे पत्ते पनप जाएंगे और वो फिर से धीरे धीरे अर्थ को कंज्यूम करके, यानी कि अर्थ के अंदर जो न्यूट्रिशंस हैं उनको कंज्यूम करके, हवा को, सनलाइट को, पानी को, इन सबको एब्जॉर्ब करके, और वो फिर से धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। अनचेक्ड का मतलब है ध्यान नहीं देना, यानी कि अगर तुम उस पेड़ को एक बार काट दोगे और उस पर ध्यान नहीं दोगे तो धीरे धीरे फिर से पत्ते निकलेंगे, डांट निकलेगी और डांट से वो धीरे धीरे एक पेड़ बन जाएगा। फॉर्मर साइज मतलब सेम साइज, यानी कि जितना साइज पहले था ना उतना ही साइज का हो जाएगा। नहीं देखो, ऐसे तो नहीं मरेगा ये पेड़। अगर तुम्हें इसे मारना ही है तो इसको जड़ से उखाड़ना होगा। ये जो धरती के अंदर इसके जड़ें हैं इनको उखाड़ना होगा, क्योंकि ये जो जड़ें हैं वो उसको सपोर्ट कर रही हैं, वही उसको सिक्योर कर रही है। एंकरिंग का मतलब है पकड़, अर्थ के अंदर जो उसने अपनी पकड़ बना रखी है ना वही उसको सपोर्ट कर रहा है। तो तुम्हें उस पेड़ में एक रस्सी बांधनी पड़ेगी और खींच के उसको बाहर निकाल लेना होगा और फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देने होंगे। पुल्ड आउट एंड स्नैप्ड आउट, यानी कि उसको बाहर निकाल के और फिर छोटे छोटे टुकड़े करना, या फिर उसके पूरे जड़ को ही बाहर निकाल दो, तब जाके उसकी जो स्ट्रेंथ है वो एक्सपोज हो जाएगी, उसकी ताकत खत्म हो जाएगी और अर्थ के अंदर एक केव बन जाएगा, एक गुफा सा बन जाएगा। क्योंकि जब तुम सारा पेड़ निकालोगे तो मिट्टी उट्टी सहित वो पूरा निकल जाएगा, तो एक गड्ढा बन जाएगा। वो जो सोर्स है, वो जो रूट है उसके, वो कैसे होते हैं? वो व्हाइट होते हैं और हल्के गीले होते हैं। और उस पेड़ का सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है, एकदम कोमल और नाजुक होता है, जो सालों से धरती के अंदर छुपा हुआ होता है। बाहर के हिस्से को काट के तुम एक पेड़ को नहीं मार सकते हो। अगर तुमको पेड़ को मारना है तो उसको जड़ से निकालना पड़ेगा और फिर उसकी जड़ों को काट के फेंक देना होगा, तब जाके वो मरेगा। और जब तुम उसकी जड़ों को निकाल दोगे तब जाके वो धीरे धीरे सूख जाएगा। स्क्रॉचिंग और चोकिंग का मतलब है कि वो सूख जाएगा, मतलब जब उसकी जड़ें धरती से बाहर निकल जाएगी तब वो धीरे धीरे पेड़ सूख जाएगा। और फिर क्या होगा? धूप और हवा में रखे रखे वो ब्राउनिंग सा हो जाएगा, यानी कि उसका कलर जो है वो ब्राउन हो जाएगा और हार्ड हो जाएगा। ट्विस्टिंग, यानी कि निचुड़ जाएगा, मुरझा जाएगा और फिर जाके वो खत्म हो जाएगा। मतलब अगर तुम्हें एक पेड़ को मारना है तो ऊपर से काटने से कुछ नहीं होगा, ऊपर से काटोगे तो बस उसको दर्द होगा। अगर उसको वास्तव में मारना है तो उसको पूरा जमीन से निकाल दो। जब उसकी जड़ें बाहर निकल जाएगी तो वो जो सॉफ्ट जड़ें हैं वो धीरे धीरे सूख जाएगा और हार्ड हो जाएगा, कलर उसका ब्राउन पड़ जाएगा और वो मुरझा जाएगा और फिर खत्म हो जाएगा वो। तो इसीलिए उस पर थोड़ा दया करो, माया करो और पेड़ को मत काटो, उसको दर्द मत पहुंचाओ। अगर मारना ही है ना तो एक बार में मार दो, धीरे धीरे उसे दर्द मत पहुंचाओ या तड़पाओ मत उसको। पोएट एक्चुअली में ये कहना चाह रहे हैं, वो हमें थोड़ा इमोशनल कर रहे हैं ताकि हम उसको दर्द न पहुंचाएं, मारे नहीं, काटे नहीं। तो यहीं पे तुम्हारी ये जो पोएम है ये खत्म हो गया है। बाकी मैं इसकी पोएट्री डिवाइस तुमको बताता हूँ। सबसे पहले है पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि पेड़ को ह्यूमन लाइफ से कंपेयर किया गया है, ब्लीडिंग, हीलिंग, इन सब वर्ड का यूज किया गया है। दूसरा है सिंबोलिज्म, पेड़ को एक लाइफ से कंपेयर किया गया है, ये बताया गया है कि पेड़ के अंदर भी लाइफ होती है। और किलिंग वर्ड को डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ से सिंबलाइज किया गया है, यानी कि लाइफ को खत्म कर देना। तीसरा है इमेजरी, जिसमें हमें इमेजिन कराया गया है कि रूट्स कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है, हल्का हल्का गीला होता है, और उसको निकालना, खींचना, उखाड़ के फेंक देना, इन सब चीज को इमेजिन करवा रहे हैं, तो इमेजरी। मेटाफोर को भी यूज किया गया है क्योंकि रूट को एंकरिंग अर्थ कहा गया है। और अब ये है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ए स्लम्बर डिड माय स्प्लिट सील, जिसे लिखने वाले शख्स का नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। ये बहुत ही फेमस पोएट हैं और अपनी काफी सारे पोएम में अपने पार्टनर लूसी के बारे में लिख चुके हैं। लूसी इनकी लवर थी और शायद इसमें भी वो उसी की बात कर रहे हैं। सबसे पहले जो इस पोएम का नाम है उसका मैं मतलब समझा देता हूँ। स्लम्बर का मतलब होता है डीप स्लीप, यानी कि गहरी नींद, डेथ भी बोल सकते हो। स्प्लिट का मतलब तुमको पता ही है, सोल, आत्मा, और सील का मतलब लॉक। तो पोएट कहते हैं कि उसके मरने के बाद मेरी आत्मा एकदम जकड़ सी गई है, ऐसा लग रहा है किसी ने जकड़ लिया है, बांध दिया है, लॉक कर दिया है मुझे, और अब मेरे अंदर कोई भी इंसानी डर नहीं बचा है। हालांकि हर इंसान के अंदर अलग अलग प्रकार का डर होता है, लेकिन एक डर जो है ना वो सबके अंदर कॉमन होता है, वो होता है अपने करीबी को खोने का डर, आप जिससे प्यार करते हो उसको खोने का डर। तो पोएट हमें यही समझा रहे हैं कि अब जब वो चली गई तो मेरे अंदर किसी भी चीज को खोने का डर बिल्कुल भी नहीं है। अब वो इस धरती पे चलने वाले साल और महीनों को फील नहीं कर सकती है, यानी कि धरती पे जो वक्त बीत रहा है, जो साल बीत रहे हैं, उस चीज को फील नहीं कर सकती है, क्योंकि वो मर गई है। तो धरती पे जो साल बीत रहे हैं, जो समय बीत रहा है, उसको वो फील नहीं कर सकती है। और नहीं वो मोशन कर रही है, नहीं फोर्स लगा रही है, यानी कि वो कोई भी मूवमेंट नहीं कर रही है, न तो वो अपना हाथ पैर हिला रही है, न कुछ कर रही है, न तो वो अब सुन सकती है और न ही हमें देख सकती है। अब तो वो बस केवल धरती के साथ गोल गोल घूम सकती है। डी यानी कि अर्थ का डेली काम क्या है? रोटेट करना, अपने एक्सिस पे घूमते रहना।
तो उनके कहने का मतलब ये है कि उनकी जो लवर थी ना, उनको अब दफना दिया गया है जमीन के अंदर में, और अब वो जमीन के साथ साथ गोल गोल घूम रही है, जैसे कि स्टोन्स, पेड़ ये सब घूम रहे हैं, वैसे ही हमारे पोएट अपनी प्रेमिका के जाने के बाद बहुत ही ज्यादा दुख में है। जब हमारा भी कोई करीबी इंसान मर जाता है तो हम भी ऐसे ही दुखी हो जाते हैं। वो जो इस दुख को, दर्द को महसूस कर रहे हैं, वही आपको बता रहे हैं। तो बस यहीं पर तुम्हारी इस छोटी सी पोएम को खत्म कर दिया गया है। इसके पोएट्रिक डिवाइस है एलिट्रेशन, स्प्लिट सील, एस रिपीट हो रहा है इसीलिए एलिट्रेशन। सिंबलिज्म का यूज किया गया है क्योंकि स्लंबर को डेथ से सिंबलाइज किया गया है, और इमेजरी का भी यूज किया गया है। जब वो बताते हैं कि अर्थ के साथ साथ वो भी घूम रही है, तो वो उस चीज को इमेजिन कर रहे हैं। तो बस हो गई तुम्हारी ये छोटी सी इमोशनल पोएम खत्म। और अब ये रहे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए भैया, तो हो गए हैं आपके सारे पोम्स खत्म, और अब समय आ गया है इस लाइव को भी खत्म करने का। आप लोग पढ़ने नहीं आते हो, बस आपस में बातचीत करने आते हो, है ना? तो अब देख रहा हूँ मैं, कर लो, यही मस्ती करने का उम्र है, कर लो बेटा। चलो तो अपना ध्यान रखना और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आओ, लड़की वड़की तो ऐसी पड़ जाएगी। चलो ठीक है भाई लोग।